हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं दुर्गेश सर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड वाली क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, इस चैनल पर केमिस्ट्री की निःशुल्क कोचिंग चल रही है। आज उसका 8वां लेक्चर है ना। यदि आपको बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में सर्वाधिक अंक लाना है ना, तो आप हमारे सभी वीडियो लेक्चर को शुरू से अंत तक जरूर देखा कीजिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ यहाँ पर क्लासेज आपको दी जा रही हैं, है ना। तो चलिए अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रतिसत्ता के पदों में विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करना सीखा था, है ना। यही टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम लोग विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की जो अन्य विधियां हैं उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग अपना जो मुख्य टॉपिक है आज का वो है विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म, उसके विषय में बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग विलयन के सांद्रता को प्रदर्शित करने की जो विधियां बची हुई हैं उनको पढ़ लेते हैं, जिसमें से पहली विधि है हमारी पीपीएम के पदों में विलयन की सांद्रता। ठीक है, पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? पार्ट्स पर मिलियन होता है। ठीक है, पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन होता है। और इसकी परिभाषा क्या होती है तो ध्यान से देखिएगा। किसी विलयन के 1 मिलियन या 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को ही उस विलयन की सांद्रता पीपीएम के पदों में कहते हैं। किसी विलयन के 1 मिलियन या 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को ही उस विलयन की सांद्रता पीपीएम के पदों में कहा जाता है। ये बुक वाली परिभाषा है, अगर आपके समझ में नहीं आ रही है तो आइए हम इसे अपनी भाषा में भी आपको समझा देते हैं, और इसका एक छोटा सा फार्मूला होता है वो भी हम आपके लिए लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, किसी विलयन के 1 मिलियन, और 1 मिलियन को हम लोग क्या कहते हैं? 10 लाख, है ना। किसी विलयन के 1 मिलियन या 10 लाख ग्राम में विलेय की जितनी मात्रा ग्राम में घुली होती है उसे ही उस विलयन की सांद्रता पीपीएम के पदों में कहते हैं। उसे ही उस विलयन की सांद्रता पीपीएम के पदों में कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये परिभाषा तो अब आपके समझ में आ ही गई होगी, है ना। आसान सी परिभाषा है, देख लीजिए। किसी विलयन के 1 मिलियन या 10 लाख ग्राम में विलेय की जितनी मात्रा ग्राम में घुली होती है उसे ही उस विलयन की सांद्रता पीपीएम के पदों में कहते हैं। इसका एक छोटा सा फार्मूला होता है वो भी हम लिख दे रहे हैं। देखिएगा, पीपीएम के पदों में विलयन की सांद्रता, पीपीएम के पदों में विलयन की सांद्रता, पीपीएम के पदों में विलयन की सांद्रता बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान, ये भी ग्राम में होगा, गुणे 10 की घात 6। ठीक, तो ये पीपीएम के पदों में, जो पीपीएम के पदों में हम जब विलयन की सांद्रता को व्यक्त करते हैं तो उसका छोटा सा फार्मूला है ये, इसको आप देख लीजिए, है ना। देखिएगा, ठीक। तो किसी विलयन के 1 मिलियन या 10 लाख ग्राम में विलेय की जितनी मात्रा ग्राम में घुली होती है उसे ही उस विलयन की सांद्रता पीपीएम के पदों में कहते हैं। और पीपीएम के पदों में विलयन की सांद्रता का जो फार्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है?
विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 10 के घात 6। अब आप कहेंगे ये 10 के घात 6 कहाँ से आ गया सर जी? तो देखिएगा ये जो 10 लाख ग्राम लिखा है ना बच्चों, देखिएगा यहाँ जो ये 10 लाख ग्राम लिखा है, ठीक है, तो ये जो 10 लाख लिखा है, इस 10 लाख को हम लोग 10 के घात 6 भी तो लिख सकते हैं, वहीं से ये 10 के घात 6 आया है। ठीक, तो ये था पीपीएम के पदों में विलयन की सांद्रता। और जो हमारी अगली विधि है वो विलयन की शक्ति। हम लोग विलयन की सांद्रता को शक्ति के पदों में भी व्यक्त करते हैं। विलयन की सांद्रता को हम लोग शक्ति, स्ट्रेंथ के पदों में भी व्यक्त करते हैं। ठीक है, कैसे व्यक्त करते हैं? तो इसकी छोटी सी परिभाषा है, देख लीजिए। किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय का जितना ग्राम घुला होता है वही उस विलयन की शक्ति ग्राम प्रति लीटर के पद में कहलाती है। किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय का जितना ग्राम घुला होता है वही उस विलयन की शक्ति ग्राम प्रति लीटर के पद में कहलाती है। छोटी सी परिभाषा है, इसको दिमाग में आप रख लीजिएगा। इसका एक फार्मूला होता है, वो भी हम लिख देते हैं, है ना। शक्ति बराबर, विलयन की शक्ति आप लिख सकते हो ना, शक्ति बराबर विलयन का द्रव्यमान ग्राम में, विलयन का द्रव्यमान ग्राम में, शक्ति बराबर विलयन का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो ये था शक्ति का छोटा सा फार्मूला। ठीक, ये ठीक, किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय का जितना ग्राम घुला होता है वही उस विलयन की शक्ति कहलाती है। शक्ति बराबर क्या होता है? विलयन का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक, इसी के साथ हम लोग विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की सारी विधियां पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी विधियां पढ़ चुके हैं? तो विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां कौन कौन सी हैं, हम एक बार फिर से आपका रिवीजन करा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां, है ना। देखिए, विलयन की सांद्रता को हम लोग कई तरह से व्यक्त कर रहे थे। पहला था मोलरता के पदों में, ठीक है। दूसरा था मोललता के पदों में, मोलरता के पदों में, मोललता के पदों में। तीसरा था नॉर्मलता के पदों में, ठीक। चौथा था मोल अंश या मोल प्रभाज के पदों में, मोल अंश या मोल प्रभाज के पदों में, ठीक। पांचवा था हमारा प्रतिशतता के पदों में, प्रतिशतता के पदों में, ठीक है। प्रतिशतता के पदों में विलयन की सांद्रता को हम लोगों ने 3 तरह से व्यक्त किया था। कौन कौन सा तरीका था? तो एक था द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत, एक था हमारा द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत, एक था द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत, और एक था हमारा आयतन बटे आयतन प्रतिशत, आयतन बटे आयतन प्रतिशत, ठीक है। और उसके बाद में हम लोगों ने पीपीएम के पदों में विलयन की सांद्रता को पढ़ा, पीपीएम के पदों में, और उसके बाद में शक्ति के पदों में, ठीक। इसके बाद एक तरीका और होता है बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं फार्मलता के पदों में। क्या कहते हैं? फार्मलता के पदों में। लेकिन बच्चों ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इतने तरह से विलयन की सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं, मोलरता के पदों में, मोललता के पदों में, नॉर्मलता के पदों में, मोल अंश या मोल प्रभाज के पदों में, प्रतिशतता के पदों में। प्रतिशतता के पदों में विलयन की सांद्रता को 3 तरह से हम लोगों ने व्यक्त करना सीखा है, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत, आयतन बटे आयतन प्रतिशत। उसके बाद आज हम लोगों ने 2 तरीका सीखा है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने का, एक है पीपीएम के पदों में और एक है शक्ति के पदों में। बाकी फार्मलता के पदों में ये आपके सिलेबस में नहीं, ठीक है। तो ये मत कहिएगा कि सर जी फार्मलता नहीं पढ़ाएं, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं, ठीक। अब आइए हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, है ना। केवल आप यही देख लीजिए
कि विलयन की सांद्रता हमने इतने डीप में पढ़ाया आपको, इतना न्यूमेरिकल हमने लगवाया है कि आप पूरा कहीं किसी भी कोचिंग को उठा के देख लीजिए, इतना डीप में कोई भी आपको नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है, तो चलिए अपने अगले टॉपिक की शुरुआत करते हैं। फ्रेश टॉपिक है हमारा, जिसका नाम है विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म होता क्या है? तो देखिए, विलयन में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं या विलयन में कुछ ऐसी विशेषता पाई जाती है जो विलेय के कणों के कारण होती है। विलेय के कणों के कारण ही होती है। देखिए, विलयन में दो चीजें होती है, एक हमारा विलेय होता है, एक हमारा विलायक होता है। लेकिन जब हम अणुसंख्य गुणधर्म की बात करते हैं तो हमको केवल विलेय से मतलब होता है, विलायक से कोई मतलब नहीं होता। तो विलयन में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं या विलयन में कुछ ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जो केवल और केवल विलेय के कणों पर निर्भर करती हैं। इन्हीं को हम लोग विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। वही परिभाषा यहाँ पर आपके लिए लिखी हुई है, देखिएगा। विलयन में पाए जाने वाले वे गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। विलयन में पाए जाने वाले वे गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। और विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म निम्न है ना। एक विलयन में तीन तरह के आपको अणुसंख्य गुणधर्म देखने को मिलते हैं। एक होता है परासरण और परासरण दाब, एक होता है क्वथनांक और क्वथनांक का उन्नयन, और एक होता है हिमांक और हिमांक का अवनमन। ठीक, तो एक विलयन में यही अणुसंख्य गुणधर्म आपको देखने को मिलते हैं, परासरण एवं परासरण दाब, क्वथनांक एवं क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक और हिमांक का अवनमन। जिसमें सबसे पहले हम लोग परासरण और परासरण दाब के विषय में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। परिभाषा तो क्लियर है ना आपको। विलयन में कुछ ऐसे गुण या कुछ ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जो केवल और केवल विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करती हैं। इसी को हम विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। और एक विलयन में निम्न अणुसंख्य गुणधर्म पाए जाते हैं, परासरण एवं परासरण दाब होता है विलयन में, क्वथनांक क्वथनांक का उन्नयन देखने को मिलता है विलयन में, हिमांक और हिमांक का अवनमन भी विलयन में देखने को मिलता है। जिसमें से सबसे पहले हम लोगों को परासरण और परासरण दाब को बहुत ही विस्तार से पढ़ना है ना। और हम आपको उस तरह से पढ़ाएंगे नहीं कि दो परिभाषा बता दिए बस अगले टॉपिक पे चले गए, है ना। परासरण परासरण दाब से संबंधित जितने टॉपिक हैं बच्चों, सब चीज़ आपको विस्तार से हम पढ़ाएंगे। ठीक, तो आइए, परासरण और परासरण दाब अगर आपको समझना है तो इसमें सबसे पहले आपको एक छोटा सा टॉपिक समझना है जिसको हम लोग कहते हैं विसरण। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। ठीक है, देखिए, जब विलेय को विलायक में घोला जाता है, भाई विलेय को ही तो विलायक में घोलते हो, ये तो याद है ना। जब विलेय को विलायक में घोला जाता है तो विलेय के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। ये है विसरण की परिभाषा। जब विलेय को विलायक में घोला जाता है तो विलेय के जो कण होते हैं वो अधिक सांद्रता से उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना शुरू कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को हम बच्चों विसरण कह देते हैं। क्लियर है परिभाषा? जब विलेय को विलायक में घोलते हैं तो विलेय के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, इसी को विसरण कहा जाता है। तो आपको याद क्या करना है कि यहाँ पर विलेय के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। ठीक है, आइए एक डायग्राम के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। देखिए, विसरण में होता क्या है, विलेय के जो कण होते हैं, विसरण में जो विलेय के कण होते हैं, विसरण में जो विलेय के कण होते हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। अगर ये चीज़ आप समझ गए हैं तो अभी ये उदाहरण जब हम आपको समझाएंगे तो पूरा समझ में आएगा। विसरण में विलेय के कण जो होते हैं बच्चों, वो हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। जैसे आपने एक बाल्टी में पानी लिया है और उसमें रंग के कुछ टुकड़े डाल दिए हैं, तो आपने देखा होगा कि पूरा बाल्टी का पानी जो होता है वो कुछ समय के बाद रंगीन हो जाता है कि नहीं हो जाता। होली आप खेले होंगे, वैसे ही यहाँ पे देखिएगा। देखिए, हमने एक पात्र लिया है, इसमें हमने जल भर दिया है।
है ना। हमने एक पात्र लिया है, इस पात्र में हमने जल भर दिया है। हमने एक पात्र लिया, इस पात्र में हमने जल भर दिया, ठीक है। अब जल क्या है बच्चों? द्रव है, ठीक। जल क्या है? द्रव है। हमने एक पात्र लिया है, इस पात्र में हमने जल भर दिया है और इसमें एक रंग का टुकड़ा डाल दिया है। इसमें एक रंग का टुकड़ा डाल दिया। अब रंग का टुकड़ा कैसा होगा? ठोस होगा। और आप जानते हैं, ये बताइए ठोस की सांद्रता ज़्यादा होती है कि द्रव की सांद्रता ज़्यादा होती है? तो बच्चों ठोस की सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी। ठोस की सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी। देखिए ठोस की सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी। ठोस की सांद्रता अधिक होगी। और वहीं अगर हम जल की बात करें, जल आपका क्या है? द्रव है, तो जाहिर सी बात है इसकी कम सांद्रता होगी। इसकी क्या होगी? कम सांद्रता। हमने एक पात्र में जल लिया है, ठीक है, और इसमें रंग का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दिया है। अब आप जानते हैं रंग का टुकड़ा ठोस होता है, जिसकी सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी। और जल जो कि द्रव होता है, तो इसकी सांद्रता कम होगी। यहाँ रंग का टुकड़ा आपका क्या है? विलेय भी तो है। यहाँ रंग का टुकड़ा ही तो विलेय है, जल आपका विलायक हो गया। अब विलेय विसरण की परिभाषा क्या कहती है? विलेय के कणों का मतलब रंग के कणों का, है ना। विलेय के कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले, विलेय के कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना ही विसरण कहलाता है। तो जब आप एक पात्र में जल लेते हैं और इसमें रंग का टुकड़ा डालते हैं, तो रंग के जो कण होते हैं वो धीरे धीरे जल की ओर प्रवाहित होने लगते हैं और पूरा जल क्या होता है? रंगीन हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने होली खेली है और आपने बाल्टी में रंग को घोला है, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि पानी जो रंगीन होता है वो किसके कारण होता है? विसरण के कारण होता है, ठीक है। तो हमने एक पात्र लिया है, हम आपको वही समझा रहे हैं कि विसरण हो कैसे रहा है। हमने एक पात्र लिया है, इस पात्र में हमने जल भर दिया है। जल चूँकि द्रव है, इसकी सांद्रता कम होगी। हमने इसमें एक रंग का टुकड़ा डाल दिया है जो कि ठोस है, तो इसकी सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी। और विसरण में होता क्या है? विलेय के कण जो होते हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो रंग के जो कण होंगे वो धीरे धीरे अधिक सांद्रता से कम सांद्रता अर्थात पानी की ओर गति करना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे पूरा पानी क्या हो जाएगा बच्चों? आपका रंगीन हो जाएगा, ठीक है। तो पानी में जो रंग का घुलना है वो किसके कारण है? विसरण के कारण है। उम्मीद है आपके समझ में आई होगी। एक बार परिभाषा रिवाइज करा करके हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। देखिएगा, जब विलेय को हम विलायक में घोलते हैं, अब आपके समझ में अच्छे से आएगा। जब विलेय को विलायक में घोला जाता है तो विलेय के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करने लगते हैं। यही प्रक्रिया विसरण कहलाती है। अर्थात जब रंग के टुकड़े को हम पानी में डालेंगे तो रंग के टुकड़े की सांद्रता ज़्यादा होगी, पानी की सांद्रता कम होगी, तो रंग के जो कण होंगे वो धीरे धीरे पानी की ओर गति करना शुरू कर देंगे और पानी कुछ समय के बाद क्या होगा? रंगीन हो जाएगा, ठीक। तो जल में रंग का घुलना विसरण के फलस्वरूप ही संभव होता है, ठीक है। आइए, अब विसरण आप समझ चुके हैं। अब हम लोग आएंगे अपने मुख्य टॉपिक जिसका नाम है परासरण। परासरण के अंतर्गत ही हमको विसरण पढ़ना होता है। परासरण को समझने से पहले, इसको कहते हैं ऑस्मोसिस, है ना। परासरण को समझने से पहले आपको एक छोटा सा टॉपिक समझना होता है जिसको कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। परासरण को समझने से पहले आपको एक छोटा सा टॉपिक समझना होता है जिसे हम लोग कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? देखिए, यहाँ एक पात्र है, इस पात्र के बीचों बीच आपको एक छिद्रित झिल्ली दिख रही है जिसको हम लोग क्या कह देते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली। इसको क्या कह देते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। क्या है इसकी परिभाषा? तो देखिएगा, ऐसी झिल्ली जिससे होकर केवल विलायक के अणु ही आर पार आ जा सकते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। ऐसी झिल्ली जिससे होकर केवल विलायक के अणु ही आर पार आ जा सकते हैं, उसी को हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करती हैं? तो देखिएगा, आप किशमिश खाए होंगे, आप अंगूर खाए होंगे ना, तो जो किशमिश और अंगूर की बाहरी परत होती है वास्तव में बच्चों वो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है,
किशमिश और अंगूर की जो बाहरी परत होती है बच्चों, वो क्या होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अंडे की बाहरी परत आपने देखी होगी, ये भी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। प्राकृतिक रूप से ये सब मिलती है हमको, है ना। जैसे बादाम और चना की बाहरी परत, ये भी क्या होती है बच्चों? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है। एक झिल्ली होती है जिसको हम लोग कहते हैं कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली। ठीक है, ये भी आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है और ये कृत्रिम रूप से निर्मित अर्धपारगम्य झिल्ली है। इसे हम लोगों ने बनाया है ना। कुछ अर्धपारगम्य झिल्ली को प्रकृति ने बनाया है और कुछ अर्धपारगम्य झिल्ली को हम लोगों ने बनाया है, जिसमें से कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली हम लोगों के द्वारा बनाई गई अर्धपारगम्य झिल्ली है। क्लियर है? तो ऐसी झिल्ली जिससे हो करके केवल विलायक के अणु ही आर पार आ जा सकते हैं, उसी को हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। जैसे किशमिश और अंगूर की बाहरी परत अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है, अंडे की बाहरी परत भी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, बादाम और चने की बाहरी परत भी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, और साथ ही साथ कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली भी आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ठीक, अब अर्धपारगम्य झिल्ली आप समझ चुके हैं, और ये चीज़ आप दिमाग में जरूर रख लीजिएगा कि इससे केवल विलायक के अणु ही आर पार आ जा सकते हैं, विलेय के कण कभी भी आर पार नहीं आ जा सकते। ठीक, अब आइए परासरण समझने में आपको आसानी होगी और हमको समझाने में भी आसानी होगी। जहाँ कहीं भी परासरण की बात होगी बच्चों, वहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली की बात जरूर होगी। देखिए इस डायग्राम में भी आपको अर्धपारगम्य झिल्ली दिख गई। ठीक, चलिए इसको हम बाद में समझेंगे, पहले हम इस परासरण को अपनी भाषा में समझाएंगे आपको। ठीक है, देखिए परासरण क्या होता है। देखिए हमने एक पात्र लिया है, इस पात्र के बीचों बीच हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा रखी है। देखिए हमने एक पात्र लिया है और इस पात्र के बीचों बीच यहाँ पे देखिए बच्चों हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी। दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा, है ना। हमने एक पात्र लिया है जिसके बीचों बीच हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी है। ठीक, जिससे ये पात्र दो भागों में बट गया है। इस तरफ हमने शुद्ध विलायक भर दिया है, इस तरफ हमने विलायक भर दिया है, इस तरफ हमने विलायक भर दिया है। केवल विलायक रहेगा, विलेय नहीं होगा, इसको शुद्ध विलायक भी हम लोग कह सकते हैं। इस तरफ हमने शुद्ध विलायक भर दिया है, और सबसे अच्छा विलायक कौन है आपके पास? जल, है ना। एक तरफ हमने शुद्ध विलायक भर दिया है और एक तरफ बच्चों हमने विलयन भर दिया है, एक तरफ हमने बच्चों विलयन भर दिया है। अब विलयन तो दो चीज़ों से मिलकर बना होगा ना, विलेय से और विलायक से, अर्थात यहाँ पर विलयन में विलेय के कण भी होंगे और यहाँ पर बच्चों विलायक के कण भी होंगे। पहले तो संरचना आप समझ लो, है ना। हमने एक पात्र लिया है, पात्र का मतलब क्या होता है? बर्तन, है ना। हमने एक पात्र लिया है, इस पात्र के बीचों बीच में हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी है, जिससे ये पात्र हमारा दो भागों में बट गया है। एक भाग में हमने शुद्ध विलायक भर दिया है और एक भाग में यहाँ पर हमने विलयन भर दिया है। इस विलयन में विलेय और विलायक दोनों के कण हैं। यहाँ पर केवल विलायक के कण हैं, लेकिन इस तरफ बच्चों विलेय और विलायक दोनों के कण मौजूद हैं। अब आप ये दिमाग लगा करके बताओ कि सांद्रता किस तरफ ज़्यादा होगी? शुद्ध विलायक की ओर सांद्रता ज़्यादा होगी कि विलयन की ओर सांद्रता ज़्यादा होगी, है ना। तो जाहिर सी बात है, इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। शुद्ध विलायक, यहाँ बेचारा ये अकेला है, केवल और केवल विलायक है, तो यहाँ सांद्रता क्या होगी? कम होगी। यहाँ सांद्रता क्या होगी बच्चों? कम होगी। ठीक है, और जिस तरफ हमने विलयन भरा है, यहाँ दो चीज़ें, यहाँ ये अकेला था, विलायक ही था, यहाँ विलेय और विलायक दोनों हैं, यहाँ दो चीज़ें हैं। तो विलयन की सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी। यहाँ विलयन की सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, व्यवहारिक भाषा में आपको समझा रहे हैं भाई, जिस तरफ अकेला आदमी है वो कम है और जिस तरफ दो दो लोग हैं वहाँ सांद्रता क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब आपको परासरण की परिभाषा हम बता रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिएगा, विलायक के कणों का, शुद्ध विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर गति करना। शुद्ध विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक से विलयन की ओर गति करना। शुद्ध विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर
शुद्ध विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर गति करना ही बच्चों परासरण कहलाता है। शुद्ध विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर गति करना ही परासरण कहलाता है। क्लियर है परिभाषा? शुद्ध विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर गति करना ही परासरण कहलाता है। या ऐसे कह सकते हो आप, शुद्ध विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करना ही परासरण कहलाता है। ठीक है, यहाँ देखिए शुद्ध विलायक जो है वो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर ही गति कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो दो परिभाषाएं हैं परासरण की, दोनों परिभाषा हम आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, दोनों परिभाषा हम अपनी भाषा में लिखेंगे तभी आपके समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। उम्मीद है परासरण आपके समझ में आया होगा। देखिए, एक सेकंड का समय दीजिएगा। देखिए, यहाँ तक तो आपके समझ में आया होगा, फिर से हम रिवाइज करा देते हैं आपका। देखिए, हमने एक पात्र लिया है, इस पात्र के बीचों बीच में हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी है, जिससे ये पात्र दो बराबर भागों में बंट गया है। एक तरफ बच्चों हमने शुद्ध विलायक भर दिया है, एक तरफ हमने शुद्ध विलायक भर दिया है, ठीक है, और दूसरी तरफ हमने विलयन भर दिया है। ठीक, विलयन में तो दो चीज़ें होती हैं, विलेय और विलायक होता है, अर्थात यहाँ पर विलेय और विलायक दोनों के कण मौजूद हैं बच्चों। ठीक है, लेकिन यहाँ जहाँ शुद्ध विलायक है यहाँ तो केवल विलायक मौजूद है ना। ठीक है, तो जहाँ केवल विलायक मौजूद है वहाँ सांद्रता क्या होगी? कम होगी। और जहाँ विलयन मौजूद है यहाँ विलेय विलायक दोनों के कण मौजूद हैं, अर्थात इसकी सांद्रता क्या होगी? ज़्यादा होगी। यहाँ तक भी आपके समझ में आ गया होगा। परिभाषा क्या कहती है? शुद्ध विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर गति करना ही परासरण कहलाता है। शुद्ध विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर गति करना ही परासरण कहलाता है। एक परिभाषा तो ये हो गई। दूसरी परिभाषा क्या है? शुद्ध विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करना परासरण कहलाता है। शुद्ध विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करना परासरण कहलाता है। भाई, विलायक की सांद्रता कम है और विलायक के कण किधर जा रहे हैं? अधिक सांद्रता की ओर ही तो गति कर रहे हैं, यही आपका परासरण है। तो आइए दोनों परिभाषा हम आपका यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, परासरण की परिभाषा क्या है देखिएगा ध्यान से। ठीक, परासरण देखिएगा, पहली परिभाषा है शुद्ध विलायक के कणों का शुद्ध विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर गति करना विलयन की ओर गति करना परासरण कहलाता है। ठीक है, शुद्ध विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर गति करना ही परासरण कहलाता है। या फिर एक परिभाषा और है, देखिएगा, शुद्ध विलायक के कणों का शुद्ध विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, क्योंकि विलायक की ओर सांद्रता क्या थी? कम थी। कम सांद्रता से विलयन की ओर सांद्रता क्या थी? अधिक थी, है ना। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करना
गति करना परासरण कहलाता है। इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोसिस। तो ये दो परिभाषाएं हैं बच्चों, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। संक्षेप में अगर हम कहें, जैसे हमने विसरण के विषय में आपको बताया था, विसरण में क्या था, विलेय के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते थे। वैसे यहाँ पर क्या होगा, संक्षेप में अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, विलायक के जो कण होंगे, विलायक के जो कण होंगे वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करेंगे, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करेंगे। क्लियर है बच्चों? ठीक, तो दोनों परिभाषा बहुत ही सरल भाषा में हमने आपको लिख के दिखा दी है। इसमें से जो आपको अच्छा लगेगा वो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, परिभाषा क्या कहती है तो एक बार फिर से देख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है हमको, है ना, आपको भी नहीं होनी चाहिए। देखिए, शुद्ध विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर गति करना ही परासरण कहलाता है। यही हमने लिखा है, यही एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं। देखिएगा, यहाँ शुद्ध विलायक है ना, शुद्ध विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर गति करना ही परासरण कहलाता है। पहली परिभाषा क्लियर हो गई? क्लियर है? दूसरी परिभाषा जो हमने लिखी है वो भी आप देख लो। शुद्ध विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करना परासरण कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? डायग्राम में देखिएगा, शुद्ध विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करना ही परासरण कहलाता है। भाई यहाँ विलायक है तो यहाँ जाहिर सी बात है कम सांद्रता होगी, अब तो आपके समझ में आएगा। और यहाँ विलयन है, विलेय विलायक दोनों हैं, तो इसकी सांद्रता क्या होगी, अधिक सांद्रता होगी। क्लियर है? तो शुद्ध विलायक के कणों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करना ही परासरण कहलाता है। बच्चों क्लियर हो गया? हमारे ख्याल से रट गया होगा, इतनी बार हमने आपको रिवाइज करा दिया इसको। ठीक है, आइए अब जो परिभाषा किताब में लिखी है वो हम आपको बताते हैं। देखिएगा, परासरण क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करना ही परासरण कहलाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, विलायक है, शुद्ध विलायक है, इसकी सांद्रता क्या है बच्चों, कम है। और यहाँ पे क्या है बच्चों, विलयन है, तो इसकी सांद्रता क्या है बच्चों, यहाँ पर अधिक है। तो शुद्ध विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करना ही परासरण कहलाता है। क्लियर है? शुद्ध विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करना ही क्या कहलाता है बच्चों, परासरण कहलाता है। अब नहीं रिवाइज कराएंगे, ठीक। नीचे यहाँ लिखा है, विलायक जल के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति कर रहे हैं, ये है ना। क्लियर है? परासरण कहाँ कहाँ देखने को मिलता है तो देखिएगा, आपने कभी जल में किशमिश को डाला है कि नहीं डाला है? डाले हैं ना, ठीक। ये है आपकी किशमिश। किशमिश को आप पहले ये सिकुड़ी हुई होती है, लेकिन जब आप इसको जल में भिगोते हैं तो ये फूल जाती है। तो किशमिश का फूलना है ना, जल में किशमिश का फूलना क्या है, परासरण की क्रिया के कारण ही होता है ना। देखिएगा क्यों फूल जाता है, क्योंकि किशमिश के अंदर जल के कण प्रवेश कर जाते हैं जिससे वह फूल जाती है। तो जल में किशमिश का फूलना परासरण के कारण होता है। जल में चना और बादाम का फूलना भी परासरण के कारण होता है। चना व बादाम जो होते हैं वो जल को अवशोषित कर लेते हैं जिससे ये फूल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप परासरण की क्रिया अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं। नहीं देखे हैं तो आप ये करके देख लीजिएगा ना, जल में चना बादाम डाल करके देख लीजिएगा और किशमिश भी डाल करके देख लीजिएगा, है ना। खा लीजिएगा, पौष्टिकता भी रहेगी और हमारी क्लास लेने की आपके पास एनर्जी भी रहेगी, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है परासरण के कारण ही संभव हो पाती हैं, ठीक। अब प्रकृति में जो परासरण होता है बच्चों वो दो तरह से होता है। प्रकृति में जो परासरण होता है वो दो तरह से होता है, अर्थात परासरण के प्रकार की अगर हम बात करें तो परासरण दो तरह का होता है। एक होता है हमारा बाह्य परासरण, एक होता है हमारा अंतः परासरण।
एक होता है बाह्य परासरण, एक होता है अंतः परासरण। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? बाह्य परासरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बाह्य परासरण। देखिएगा सामने आपके डायग्राम है ना, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आपको चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। देखिए यहाँ हमने एक पात्र लिया है, यहाँ हमने एक पात्र लिया है। इस पात्र में हमने सबसे पहले नमक का गाढ़ा घोल भर दिया है, नमक का गाढ़ा घोल भर दिया। ठीक, हमने एक पात्र लिया है, इस पात्र में नमक का गाढ़ा घोल हमने भर दिया है। ठीक, अब नमक का खूब गाढ़ा घोल है अगर ये बच्चों, तो इसकी सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी। इसकी सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें बच्चों हमने एक अंगूर डाल दिया है। इसमें हमने क्या कर दिया है? एक छोटा सा अंगूर डाल दिया है। ठीक, हमने एक पात्र लिया है, इस पात्र में नमक का गाढ़ा घोल भर दिया है। इस नमक के गाढ़े घोल की सांद्रता बहुत ज़्यादा है। अब इसमें हमने एक छोटा सा अंगूर डाल दिया है। ठीक, अब चूंकि नमक के घोल की सांद्रता बहुत ज़्यादा है, तो इसकी तुलना में अंगूर के अंदर जो रस होगा बच्चों, इसकी सांद्रता क्या होगी? कम होगी। इसकी सांद्रता क्या होगी? कम पड़ जाएगी। तो थोड़े समय के बाद हमारा अंगूर क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। थोड़ी देर के बाद में हमारा अंगूर सिकुड़ जाएगा। क्यों सिकुड़ जाएगा? क्योंकि अंगूर के अंदर का जो रस होगा वो नमक के गाढ़े घोल में आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, आप जानते हैं परासरण में क्या होता है? विलायक के जो कण होते हैं, विलायक के जो कण होते हैं वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं। यही तो होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं। तो भैया यहाँ सांद्रता किसकी कम है? अंगूर के रस की सांद्रता कम है, और किसकी सांद्रता ज़्यादा है? नमक के घोल की सांद्रता ज़्यादा है। तो धीरे धीरे क्या होगा? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणु गति करेंगे, तो अंगूर के अंदर जो रस भरा होगा वो धीरे धीरे कम सांद्रता से अधिक सांद्रता अर्थात नमक के घोल में आना शुरू हो जाएगा, और कुछ समय के बाद हमारा अंगूर क्या होगा बच्चों? सिकुड़ जाएगा। ठीक, चूंकि यहाँ परासरण की क्रिया जो हो रही है वो बाहर की तरफ हो रही है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है बाह्य परासरण। ठीक, क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो फिर से हम समझाते हैं। जब हम अंगूर को नमक के गाढ़े घोल में डालते हैं तो हमारा अंगूर जो होता है वो सिकुड़ जाता है। क्यों सिकुड़ जाता है? बाह्य परासरण के कारण सिकुड़ जाता है। क्यों सिकुड़ जाता है? देखिएगा, देखिए यहाँ जो नमक का घोल है इसकी सांद्रता बहुत ज़्यादा है। नमक का घोल जो है इसकी सांद्रता बहुत ज़्यादा है, और इसकी तुलना में अंगूर के अंदर जो रस भरा है उसकी सांद्रता क्या है? कम है। अब परासरण में होता क्या है? हमेशा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति होती है। तो अंगूर के अंदर जो रस होगा उसकी सांद्रता कम है और नमक के घोल की सांद्रता क्या है? अधिक है। तो धीरे धीरे अंगूर के अंदर का रस निकल करके नमक के गाढ़े घोल में आना शुरू कर देगा और हमारा अंगूर क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर आपके लिए लिख दे रहे हैं। देखिएगा, बाह्य परासरण में क्या होता है? जब अंगूर को नमक के गाढ़े घोल में डालते हैं, जब अंगूर को नमक के गाढ़े घोल में डाला जाता है तो कुछ समय बाद अंगूर सिकुड़ जाता है। अंगूर सिकुड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि नमक के घोल की सांद्रता अधिक होती है, क्योंकि नमक के घोल की सांद्रता अधिक होती है, और इसकी तुलना में अंगूर के रस की सांद्रता कम होती है।
अंगूर के रस की सांद्रता कम होती है, कम होती है, अर्थात परासरण के कारण, अर्थात परासरण के कारण अंगूर का रस नमक के गाढ़े घोल की ओर प्रवाहित होने लगता है, नमक के गाढ़े घोल की ओर प्रवाहित होने लगता है और अंगूर सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है। चूंकि यह प्रक्रिया बाहर की ओर हो रही है, चूंकि यह प्रक्रिया बाहर, चूंकि यह प्रक्रिया अंगूर के बाहर हो रही है, अंगूर के बाहर हो रही है, इसलिए इसे बाह्य परासरण कहते हैं, इसलिए इसे बाह्य परासरण कहते हैं। बाह्य परासरण कहते हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है, देखिएगा जब अंगूर को हम नमक के गाढ़े घोल में डालते हैं तो कुछ समय के बाद अंगूर सिकुड़ जाता है। क्यों सिकुड़ जाता है? क्योंकि नमक के घोल की सांद्रता अधिक होती है और इसकी तुलना में अंगूर के रस की सांद्रता कम होती है और कम से अधिक की ओर गति होगी, मतलब अंगूर के अंदर से नमक के घोल की ओर गति होगी। अर्थात परासरण के कारण अंगूर का जो रस है, जब भी रस की बात करें तो जान लीजिए अंगूर के अंदर जो विलायक है मतलब जल, वो बाहर आ रहा है ना। अंगूर के रस का मतलब क्या? अंगूर के अंदर जो विलायक है मतलब जल है वो बाहर आ रहा है ना। तो अंगूर का रस नमक के गाढ़े घोल की ओर प्रवाहित होता है और अंगूर क्या होता है? सिकुड़ जाता है। चूंकि यह प्रक्रिया अंगूर के बाहर हो रही है इसीलिए इसे बाह्य परासरण कह दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है बाह्य परासरण? एक दो बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब आइए अंतः परासरण की ओर समझते हैं। जैसे बाह्य परासरण बाहर की ओर हो रहा था वैसे अंतः परासरण अब अंदर की ओर होगा। देखिएगा, अब इसको भी हम वैसे ही आपको समझाते हैं। देखिए, हमने एक पात्र लिया है, इस पात्र में हमने इस बार जल भर दिया है। वहाँ हमने नमक का गाढ़ा घोल भर दिया था, यहाँ हम जल भर दे रहे हैं। जल क्या होता है अपने आप में बच्चों? विलायक होता है। हमने एक पात्र लिया है, इस पात्र में हमने जल भर दिया है और इसमें हमने एक किशमिश डाल दी है। इसमें हमने क्या किया है? एक किशमिश डाल दिया है। इसमें हमने क्या किया है? किशमिश डाल दिया है। ठीक है, हमने एक पात्र लिया है, इस पात्र में जल भर दिया है और इसमें एक छोटी सी किशमिश डाल दी है। कुछ समय के बाद क्या होगा? ये किशमिश फूल जाएगी, है ना। फूली हुई किशमिश, किशमिश क्या होगा? ये फूल जाएगी। क्यों फूल जाएगी? क्योंकि इसमें परासरण की क्रिया हो गई है इसलिए ये फूल जाएगी। कैसे हुई है? तो देखिएगा, यही समझना है। यहाँ जल है, विलायक है, तो इसकी सांद्रता क्या होगी? कम होगी। जल विलायक है अर्थात इसकी सांद्रता क्या होगी? कम होगी और इसकी तुलना में किशमिश की सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी। इसकी तुलना में किशमिश की सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी यहाँ पर, और कम से अधिक की ओर गति होगी। तो जल की सांद्रता कम है और किशमिश की सांद्रता क्या है बच्चों? अधिक है। यहाँ जल की सांद्रता कम है और किशमिश की सांद्रता क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ जल के अणु धीरे धीरे किशमिश के अंदर प्रवेश करना शुरू कर देंगे इस प्रकार से, और कुछ समय के बाद क्या होगा बच्चों? ये किशमिश फूलने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अब जल के अणु अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। वहाँ जल के अणु बाहर आ रहे थे, अंगूर के अंदर से जल के अणु बाहर आ रहे थे तो बाह्य परासरण हो रहा था। यहाँ जल के अणु किशमिश के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अंतः परासरण हो रहा है। क्लियर है इतना? हमने एक पात्र लिया, उसमें जल भर दिया और उसमें एक छोटी सी किशमिश डाल दी। थोड़े समय के बाद हमने देखा तो किशमिश हमारी फूली हुई थी। क्यों फूली हुई थी? क्योंकि यहाँ परासरण की घटना हुई है। क्या घटना हुई है भाई? देखिए, यहाँ जल विलायक है, इसकी सांद्रता कम है और किशमिश के अंदर जो रस भरा हुआ है उसकी सांद्रता क्या है? जल की तुलना में अधिक हो गई है। तो कम से अधिक की ओर गति होती है, तो जल की सांद्रता क्या है? यहाँ कम है,
जल की सांद्रता क्या है, कम है, और किशमिश की सांद्रता क्या है, अधिक है। कम से अधिक की ओर गति होगी, अर्थात यहाँ जल के अणु धीरे धीरे किशमिश के अंदर प्रवेश करना शुरू कर देंगे और कुछ समय के बाद बच्चों हमारी किशमिश क्या होगी, फूल जाएगी। तो ये हुआ अंतः परासरण। क्या हुआ है यहाँ पर हम विस्तार से लिख देते हैं, है ना। जब हम किशमिश को जल में भिगोते हैं या डालते हैं, जब हम किशमिश को जल में डालते हैं तो कुछ समय बाद किशमिश फूल जाती है। कुछ समय बाद किशमिश फूल जाती है। किशमिश फूल जाती है। यहाँ जल की सांद्रता कम है, यहाँ जल की सांद्रता कम व किशमिश की सांद्रता अधिक है। यहाँ जल की सांद्रता कम व किशमिश की सांद्रता अधिक है। अतः जल किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाता है। अतः जल किशमिश के अंदर प्रवेश करने लगता है और किशमिश फूल जाती है। और किशमिश फूल जाती है। ठीक है। यहाँ विलायक मतलब जल के अणु, यहाँ विलायक जल के अणु किशमिश के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ विलायक जल के अणु किशमिश के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अतः यहाँ अंतः परासरण हो रहा है। अतः यहाँ अंतः परासरण हो रहा है। क्लियर है बच्चों। संक्षेप में कहें अगर हम तो ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है। अगर विलायक के अणु बाहर आ रहे हैं, जैसे अंगूर में हुआ था ना, अगर विलायक के अणु बाहर आए, ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, बाह्य परासरण होगा। और विलायक मतलब क्या, जल के अणु है ना। विलायक के अणु बाहर आए तो बाह्य परासरण होगा, और विलायक के अणु अगर अंदर प्रवेश कर गए, अगर विलायक के अणु अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जैसे यहाँ किशमिश के अंदर प्रवेश कर रहे हैं ना जल का अणु, तो यहाँ क्या होगा, अंतः परासरण हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अगर विलायक के अणु बाहर निकल रहे हैं तो बाह्य परासरण होगा, और विलायक के अणु अगर अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो अंतः परासरण होगा। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को समझ गए होंगे। हमने एक कहानी के तरह डायग्राम बना करके आपको हर एक चीज़ समझाया है। तो ये था हमारा बाह्य और अंतः परासरण। ठीक, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। एक बार फिर से छोटा सा रिवीजन हम आपका करा देते हैं, क्या होता है देख लीजिए। देखिएगा, आज हम लोगों ने सबसे पहले पीपीएम के पदों में विलयन की सांद्रता को पढ़ा है ना। पीपीएम के पदों में हम लोगों ने विलयन की सांद्रता को पढ़ा है। ठीक, पीपीएम के पदों में विलयन की सांद्रता को कैसे व्यक्त करते हैं, विलय का द्रव्यमान ग्राम में होता है बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में होता है, गुणे 10⁶ होता है। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने विलयन की शक्ति पढ़ी है ना। हम लोग विलयन की सांद्रता को कभी कभी शक्ति के पदों में भी व्यक्त करते हैं। ठीक, तो ये थी उसकी परिभाषा और एक छोटा सा फार्मूला। विलयन की शक्ति क्या होती है, विलयन का द्रव्यमान ग्राम में होता है बटे विलयन का आयतन यहाँ लीटर में होता है। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने एक छोटा सा रिवीजन किया। देखिए, विलयन की सांद्रता को हम लोग 8 तरह से व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें बच्चों फार्मलता हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अगर समय रहेगा तो हम आपको एक दिन पढ़ा देंगे इसको, लेकिन कुल मिला के आपको 7 तरह की विधियों के विषय में पढ़ना है अच्छे से।
ठीक। इसके बाद हम लोगों ने विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ा है, जो हमारा आज का लेटेस्ट टॉपिक था, है ना, नया टॉपिक था। विलयन में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो विलय के कणों के कारण ही होते हैं या विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, इसी को हम अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। अब विलयन में कौन कौन से अणुसंख्य गुणधर्म पाए जाते हैं, तो देखिएगा, परासरण और परासरण दाब पाया जाता है, क्वथनांक का उन्नयन पाया जाता है, हिमांक और हिमांक का अवनमन पाया जाता है, जिसमें हम लोगों ने परासरण और परासरण दाब की शुरुआत कर दी, है ना। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले विसरण पढ़ा था। देखिए, जब विलय को विलायक में घोलते हैं तो विलय के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करने लगते हैं, इसी को हम लोग विसरण कहते हैं। जैसे हम एक बाल्टी में पानी लेकर के उसमें रंग के टुकड़े को डालते हैं तो कुछ समय के बाद पूरा पानी रंगीन हो जाता है, तो क्यों हो जाता है? विसरण के कारण ही होता है भाई। रंग चूंकि ठोस है उसकी सांद्रता ज़्यादा होगी, पानी द्रव है उसकी सांद्रता कम होगी। भाई, ठोस की सांद्रता ज़्यादा होती है, द्रव की कम होती है, तो जानते ही हो इतना बेसिक। तो जब हम रंग के टुकड़े को पानी में डालेंगे तो रंग के टुकड़े की सांद्रता ज़्यादा है, वो धीरे धीरे जल की ओर गति करने लगेगा और पूरा पानी क्या होगा? हमारा रंगीन हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने आपको समझाया था, है ना। इसके बाद हम लोगों ने परासरण पढ़ा। परासरण में सबसे पहले हम लोगों ने अर्धपारगम्य झिल्ली पढ़ी। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है इसको इंग्लिश में। ऐसी झिल्ली जिससे होकर केवल विलायक के अणु ही आर पार जा सकते हैं, उसको हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी विलय के कण यहाँ इसको पार नहीं कर पाएंगे, केवल विलायक के कण ही इसको पार कर पाएंगे, ठीक है। जैसे किशमिश और अंगूर की जो बाहरी परत होती है वो भी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, अंडे की जो बाहरी परत होती है वो भी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, बादाम और चने की बाहरी परत भी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है, कॉपर फेरोसाइनाइड की जो झिल्ली होती है ये भी कृत्रिम रूप से निर्मित अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इसका एक जगह हम लोगों को बहुत विस्तार से पढ़ना है, इसीलिए हमने इसको बताया है। इसके बाद हम लोग आए कहाँ? परासरण की अपनी मुख्य परिभाषा में। तो परासरण क्या कहता है? देखिए, परासरण में सबसे पहले अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है। यहाँ एक तरफ क्या है? विलायक है, और एक तरफ क्या है बच्चों? विलयन है, ठीक है। हमने क्या बताया है? विलायक बेचारा अकेला है तो इसकी सांद्रता क्या होगी? कम होगी। और विलयन में विलय विलायक दोनों होते हैं तो इसकी सांद्रता जाहिर सी बात है अधिक होगी। विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर गति करना परासरण कहलाता है। क्लियर है? विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर गति करना परासरण कहलाता है। या फिर विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करना परासरण कहलाता है। अर्थात यह है कि यहाँ जो विलायक के कण होते हैं वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। बस इतना आप याद रख लीजिएगा। परासरण में क्या होता है? विलायक के जो कण होते हैं वो हमेशा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं, ठीक है। परासरण कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो जल में किशमिश का फूल जाना, है ना, या जल में अंगूर का सिकुड़ जाना, अभी आपने पढ़ा है। जल में चना और बादाम का फूल जाना, ये भी आपके परासरण के कारण ही संभव है। हमारे शरीर में जो बच्चों किडनी लगी होती है वो भी परासरण के ही सिद्धांत पे कार्य करती है ना। परासरण कितने तरह का था? तो बच्चों 2 तरह का था, है ना। एक था हमारा बाह्य परासरण, एक था हमारा अंतः परासरण। अब आपको पता हो गया होगा, अगर विलायक के अणु बाहर आ रहे हैं तो बाह्य परासरण होगा, अगर विलायक के अणु अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो अंतः परासरण होगा। हमने एक पात्र लिया है, उस पात्र में नमक का गाढ़ा घोल भर दिया है और इसमें एक छोटा सा अंगूर डाल दिया है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि अंगूर सिकुड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? परासरण के कारण होता है। क्यों? क्योंकि अंगूर के अंदर जो रस भरा है उसकी सांद्रता कम है और नमक के घोल की सांद्रता क्या है? अधिक है। तो हमेशा कम से अधिक सांद्रता की ओर गति होगी। तो अंगूर के अंदर जो रस है अर्थात जो विलायक के कण है वो धीरे धीरे नमक के गाढ़े घोल की ओर गति करना शुरू कर देंगे और कुछ समय के बाद हमारा अंगूर क्या होगा बच्चों? इस प्रकार से सिकुड़ जाएगा। क्लियर है? बाह्य परासरण। देखिए, यहाँ विलायक के अणु बाहर की ओर आ रहे हैं, है ना, अंगूर के अंदर से बाहर की ओर आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ बाह्य परासरण हो रहा है, ठीक। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? अंतः परासरण पढ़ा। हमने एक पात्र लिया, देखिएगा देखिएगा अंतः परासरण में क्या हुआ? हमने एक पात्र लिया, उस पात्र में हमने जल भर दिया है, ठीक। इस जल की सांद्रता कम होगी और इसमें एक किशमिश डाल दी है जिसकी सांद्रता क्या होगी? ज़्यादा होगी। भाई, किशमिश के अंदर का रस जो होता है बहुत गाढ़ा होता है, उसका मतलब उसकी सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी। तो जब परासरण की क्रिया शुरू होगी तो हमेशा कम से अधिक की ओर होगी,
मतलब जल से किधर होगी, किशमिश के अंदर होगी। तो धीरे धीरे जल के अणु किधर जाएंगे, किशमिश के अंदर जाना शुरू करेंगे और कुछ समय के बाद हमारी किशमिश क्या होगी, फूल जाएगी। यही है हमारा अंतःपरासरण। अगर विलायक के अणु अंदर की ओर जा रहे हैं तो अंतःपरासरण, बाहर की ओर आ रहे हैं तो बाह्य परासरण। उम्मीद है बहुत ही अच्छे से आपको हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी, अब नहीं भूलेंगे आप। बाकी ये चीज़ आप अपने घर पे भी करके देख सकते हैं। अंतःपरासरण की हमने पूरी कहानी आपके सामने लिख दी है, आप इसी को एज इट इज़ नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप फिजिक्स और बायो की क्लासेज लेना चाहते हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ आपको क्लासेज मिल रही हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में बच्चों बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कंटेंट संबंधी कोई सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। हम कंटेंट को और बेहतर बना रहे हैं आपके लिए, ठीक। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।